मेरा आपसे यही बनता है, देश विरोधी है राहुल गांधी, दिमाग खराब हो गया राहुल गांधी का, एंटी नेशनल है, विदेश की धरती पर अपमान करते हैं भारत का और इलाज की जरूरत है राहुल गांधी को। बीजेपी अपने स्टैंड पर कायम है अभी? नहीं, आपको नहीं लगता कि इलाज की जरूरत है? ये हमसे पूछ रहे हैं आप। मुझे लगता है सारे प्रवक्ता बताएंगे, इलाज भी बताएंगे और उसके स्पेशलिस्ट भी बताएंगे किस डॉक्टर से करवाना चाहिए, ये भी बताएंगे किस अस्पताल में करवाना चाहिए, दवाइयां कौन सी होनी चाहिए, शायद ये भी बता दें ईमानदारी से अगर इस बात को रखेंगे। अच्छा। अगर हमारे देश का एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन विदेशी भूमि पर जाकर भारत को गाली निकाले, भारत के संविधान को गाली निकाले और वहां पर जाकर इस बात को बोले कि हमने हिमाचल जीता, हमने ये प्रदेश जीता, हमने कर्नाटका जीता, और उसके बाद ये बोले, आप सोचिए, उसके बाद ये बोले कि भारत के अंदर संविधान खतरे में है, वोट की चोरी हो रही है, और ये साथ साथ ये भी बोल रहे कि हम जीते। मतलब हम जीते तो वोट की चोरी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जीती तो वोट की चोरी है। तो आप ये सोचिए, अगर कोई इस तरीके की स्टेटमेंट विदेशी भूमि पर जाकर के देगा तो उसका इलाज होना जरूरी है। इलाज कैसा होगा, मतलब मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, किसी डॉक्टर को भी बिठाना चाहिए था आपको। ये ज्यादा गड़बड़ है राहुल गांधी के भीतर, राजीव जी, ये ज्यादा गड़बड़ है राहुल गांधी के भीतर कि वो विदेश में जाकर अनाप शनाप बोलते, या नहीं, वो तो यहाँ पे भी बोलते हैं और वहां पे भी बोलते हैं। वहां यहाँ उन्हें देश की जनता से खतरा है, वह खुलेआम बोलते हैं, उनको पता है भारत के लोग नहीं है। तो सच्चाई नहीं जानते हैं मेरे सामने बैठने वाले, इनके सामने मैं जो कुछ भी बोलूंगा उसको सुनेंगे। मैं सॉरी आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा था, आपको आज एक मनोचिकित्सक को भी बिठाना चाहिए था, एक डॉक्टर को भी बिठाना चाहिए था, वो भी ओपिनियन लेनी चाहिए थी कि राहुल गांधी जी को किस तरीके की ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो हमने शायद आज कहीं लैग कर दिया। अगर हमारे बीच में कोई डॉक्टर हो तो उन्हें कहिए थोड़ी देर के लिए पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर ना 5-7 मिनट एक मेडिकल चिकित्सक के तौर पर डिस्कशन कर ले, तो मुझे लगता है इलाज भी यहां हम इसी डिबेट के अंदर उनका निकाल लेंगे। मतलब विदेश की धरती अगर पर आप राहुल सोचिए गांधी इतनी सारी बातें करके अगर आप मुझसे पूछे, एक सेकंड, दिमाग इसलिए खराब है राहुल गांधी का कि देश के मुद्दे विदेश में उठाते हैं। नेचुरली जहां पे देश की जनता नहीं होगी वहां पे आप कुछ भी कह सकते हैं। तो फिर ये देश के प्रधानमंत्री, तो सच ही लगेगा। ये फिर देश के प्रधानमंत्री, सबसे लोकप्रिय नेता, मई 2015 में प्रधानमंत्री बनने के बाद सियोल में दक्षिण कोरिया में कह रहे थे कि लोग सोचा करते थे कि पिछले जन्म में क्या पाप किया, भारत में पैदा हो गए। हाँ बिल्कुल सोचा करते थे, क्यों नहीं सोचा करते थे? आप नहीं सोचते थे? बताइए, आपको लगता था कि भारत ऐसा ही है जैसा आपने 2014 के बाद देखा, ऐसा भारत आपको पहले मिला था? ऐसी डेवलपमेंट आपको पहले मिली थी? बुद्ध की, ऐसी सड़कें आपको पहले मिली थी? ऐसी बिजली आपको पहले मिली थी? ऐसी ट्रेनें आपको पहले मिली थी? एक सेकेंड राजीव जेटली, भगवान बुद्ध की धरती, भगवान महावीर की धरती, भगवान श्री राम की धरती, वो 2014 से पहले ऐसी थी कि लोग यहाँ जन्म लेने से पहले उनको लगता था कि क्या पाप कर दिया, भारत में पैदा हो गए। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता था यहां पर सरकार मेरे मौलिक अधिकार मुझसे छीन रही है, मेरा विकास मुझे नहीं दे रही है, मैंने क्या गुनाह किया इस देश में पैदा होके? अरे ये तो राम की भूमि है, ये तो बौद्ध की भूमि है, ये तो बाबा साहब अंबेडकर की भूमि है, ये तो उन लोगों की भूमि है जिन्होंने विश्व को ज्ञान दिया। इतनी बड़ी भूमि को इन्होंने ऐसे उजाड़ करके रख दिया, ऐसा बर्बाद कर दिया, तो लोगों को तकलीफ होती थी इस बात से। भूमि तो वही है ना, तो देश में बोलते हैं ना फिर राजीव जेटली, वही है। अरे भाई, सरकार बदली और परिवर्तन आ गया। वहां दक्षिण कोरिया में बोलने की क्या जरूरत थी जहां भारत का कोई आदमी उन्हें सुन ही नहीं रहा था? अरे देश में तो सभी बोलते थे, आप नहीं बोलते थे? बसों में, ट्रेनों में, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। याद कीजिए थोड़ा सा। और ये जनता जो आपके चैनल को देख रही है वो भी याद कर रही होगी, क्या बोलते थे हम लोग? बॉलीवुड की मूवी में दिखाते थे इस देश का कुछ नहीं हो सकता, आम जनता कहती थी इस देश का कुछ नहीं हो सकता। वो उम्मीद मर चुकी थी, वो उम्मीद 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री, घर में हम 100 झगड़े करेंगे, घर में एक दूसरे को गाली देंगे, बाहर जाकर अपने देश को गाली देना, ये तो वही देशद्रोह है जो राहुल गांधी कर रहे हैं। नहीं, किसने गाली दी? हमने तो कहा हम देश को देश बना करके दिखाएंगे, और हमने कहा कि यही वही देश है जिस देश की उम्मीदें मर चुकी थी। आज ये देश उम्मीदों के साथ जीता है, और अब तो आज हमारी जो अगली पीढ़ी है वो तो विकसित भारत का स्वप्न ले रही है। कभी देखा था आपने अपनी किताबों में? आप तो मेरी उम्र के ही होंगे। ऐसा विकसित भारत का स्वप्न ले रही है राजीव जेटली। विकसित शब्द कभी आया आपकी बुक में, आपकी किताब में? नहीं, वो दरअसल किताबी ही है क्या विकसित शब्द? 9000 बच्चों को एयर स्ट्रिप आया ही नहीं। सुन तो लीजिए मेरे भाई,
सुन तो रहे हैं, विकसित भारत हम सुन रहे हैं, लेकिन ये दरअसल कागजी है, किताबी है, क्योंकि 9,000 बच्चे ओडिशा में एयर स्ट्रिप पर बैठा दिए जाएंगे। 187 पद हैं नौकरियों के, 9,000 बच्चे आवेदन करेंगे और इस एयर स्ट्रिप पर बैठा दिया जाएगा उनको। ये विकसित भारत है। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, पिन पॉइंट करिए। यह भी अच्छा लगता है कई बार कि जर्नलिस्ट आजकल माइक्रोस्कोप लेकर के कमियां ढूंढने निकलते हैं। हमने तो नहीं कहा ना हमने स्वर्ग बना दिया देश को, हमने स्वर्ग बनाना है देश को। हम उस कदम पर आगे बढ़ चुके हैं, ये देश की जनता भी जानती है और देश की ब्यूरोक्रेसी भी जानती है और ये जर्नलिस्ट भी जानते हैं। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि आप माइक्रोस्कोप लेकर के कमियों को निकाल रहे हैं, जिन कमियों को हमें और दूर करना है। स्वर्ग कब तक बना देंगे? आप ही के रहते रहते होगा, आप देखिएगा। 2015 में आप कह रहे थे कि हम स्किल इंडिया लेकर आए हैं और स्किल इंडिया से युवाओं की बल्ले बल्ले होगी, कौशल मिलेगा युवाओं को, यहां स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, वहां नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएंगे। आपकी स्किल इंडिया के तहत कितने लोगों को नौकरी दे दी 2015 से 2025 तक? ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। अब मुझे गिन के 3 मिनट चाहिए होंगे, क्योंकि आपने अपने पैकेज में जो अभी बातें रखी हैं उसका जवाब देना बहुत जरूरी था। आपने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग बेस हमारा कम हुआ। कितनी नौकरी? पहले इस पर बताना चाहता हूं, स्किल इंडिया पर आइए पहले। हाँ, मैं आ रहा हूं। 10 साल में कितने युवाओं को नौकरी मिल गई? इतनी अच्छी डिबेट कर रहे हो, मैं बताऊंगा, इसी बात पे तो आ रहा हूं मैं। पहले तो ही मैन्युफैक्चरिंग को आपने बहुत लंबा सब्जेक्ट बनाया अपना, मैं उसको तो जवाब दे दूं। पहले स्किल इंडिया पर जवाब दे दीजिए। कांग्रेस काल में पहले स्किल इंडिया पर जवाब दे दीजिए। आ रहा हूं, स्किल पे ही आ रहा हूं मैं। अरे सीधे आ जाइए ना भाई, छोटा सा शब्द है, मैं उसको घूमने फिरने की क्या जरूरत है? बोलने नहीं देंगे आप मेरा टाइम बाय कर रहे हैं, आप मेरा टाइम खा रहे हैं ताकि मैं ढंग की बात ना कर पाऊं। वो बात ढंग की बात कीजिए भाई। आप विकसित भारत बनाएंगे 2047 ढंग की बात करने के लिए मुझे मौका तो दीजिए। 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे ना? पीछे मैंने अरे भाई मेरे को बोलने तो दीजिए। जितनी देर आपने मुझे इंटरप्ट किया ना, इतनी देर में मेरी बात ही पूरी हो जाती। तो मैं अब ये कह रहा हूं आपसे, जीडीपी हमारी 15-16% पे अटकी हुई थी कांग्रेस के काल में। मेक इन इंडिया जैसा कोई शब्द ही नहीं था, भारत बाजार निर्माण केंद्र कुछ नहीं था। 2014 के बाद सुनिए आप, मेक इन इंडिया में पीएलआई, गति शक्ति जैसे मिशन, मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू और एक्सपोर्ट दोनों में वृद्धि हुई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको प्रॉपर आंकड़ा दूंगा। मैं ऑटोमोबाइल पे आ जाता हूं, पेट्रोल डीजल तक सीमित थे हम, ईवी नीति ही नहीं थी हमारी, असेंबली बेस बना के रखा था हमने। 2014 के बाद ईवी आया, फेम आया, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, 2 व्हीलर 3 व्हीलर, ईवी की वैश्विक मार्केट, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फार्मा में आप देखिए, जेनरिक दवाइयों तक सीमित थे हम। एपीआई से चीन पर भारी निर्भरता थी हमारी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं। और आज 2014 के अंदर के बाद एपीआई आत्मनिर्भर भारत बना है। वैक्सीन, बायोलॉजिकल रिसर्च आधारित उत्पादन हमने शुरू कर दिए। दुनिया का की फार्मेसी हब बन चुके हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक पे आ जाइए, लगभग 0 घरेलू उत्पादन, 100% आयात पर निर्भर थे चाइना से, दूसरे देशों से। 2014 के बाद मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक में मास मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया बना है। सेमीकंडक्टर फैब्स की शुरुआत यहां हुई है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में तेजी आई है। मैं तो आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूं। स्टील को ले लीजिए, पॉलिसी एनालिसिस था, पैरालिसिस था, प्रोजेक्ट देरी, ब्रेकिंग और जो ब्रेकिंग संकट आते थे। 2014 के बाद हाईवे, रेल, मेट्रो, पोर्ट्स, भारी डिमांड, स्टील, सीमेंट। अरे भाई कहां पहुंच गया हमारा देश? 10 साल में हो गया राजीव जेटली। ऑथेंटिक आंकड़े दे रहा हूं। अब मेरी बात नहीं अभी यही है फर्क। अरे भाई अब सुनिए, मैंने सुना ना आपको, इज्जत से सुना, रिस्पेक्ट से सुना। अब राजीव जेटली बता दें, इतना बल्ले बल्ले सब चकाचक है तो एक सवाल, 10 साल 2015 से 2025 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इस देश के कितने युवाओं को, मेरे कितने भाइयों को नौकरी मिली? आप मुझे बताते तो मैं आंकड़ा दूंगा, नहीं तो अगला जो फेस मेरा आएगा जवाब देने का, मैं उसमें वो आंकड़ा भी दे करके जाऊंगा आपको। आई एम श्योर। मतलब राजीव जेटली को नहीं पता कि 3-4-5 मिनट का वक्त इतनी क्रांतिकारी योजना का फायदा क्या हुआ देश के युवाओं को? अरे भाई मेरे को ये बताइए, मुझे ये बताइए, मुजफ्फरनगर में जो अलीनगर है, अलीनगर के पीछे वाली गली का नाम बताइए मुझे, अभी जल्दी जल्दी बताइए। अरे आप दुनिया भर के आंकड़े गिनवा रहे हैं डिबेट का। मैं आपको कह रहा हूं 5 मिनट। हाँ तो 5 मिनट बुरा आंकड़े तो वो आंकड़ा भी आपको देके जाऊंगा मैं। अच्छा देकर जाइएगा, देके जाऊंगा, बिना नहीं जाऊंगा, देकर जाइएगा। अब एक और आंकड़े पर आ जाइए। विकसित भारत विकसित भारत के प्लान के साथ 2024 में हमने तय किया था कि 20 लाख बच्चों को हर साल इंटर्नशिप कराएंगे देश की 500 बड़ी कंपनीज में।
पहले चरण में 87,000 बच्चों ने अप्लाई किया और नौकरी इंटर्नशिप मिली 8,700 को, नौकरी मिली सिर्फ 95 को। 20 लाख से 95 पर विकसित भारत। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर देता हूं इस बात पे। सॉरी, आपने अच्छा प्रश्न उठाया आपने। मैंने इंटर्नशिप करी थी एक कंपनी के अंदर और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली दूसरी कंपनी से। मैं दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर गया, ठीक है। अब ऑन पेपर मेरी इंटर्नशिप जहां होनी थी, मेरी ज्वाइनिंग वहीं होनी थी। तो आपने जो आंकड़े निकाले हैं वो निकाले कि जहां पे जिसने इंटर्नशिप की उसको वहां नौकरी मिली कि नहीं मिली। बिल्कुल नहीं। मैं आपको आज बोलता हूं, बिल्कुल नहीं राजीव जेटली। मैंने अरे सुनिए, आप गलत कर रहे हैं भाई। रुक जाइए ना, एक सेकंड रुकिए। ये लोकसभा, अरे भाई रुक जाइए सर, रुक जाइए। ये लोकसभा की जानकारी है, इस देश की संसद की। 82,000 इंटर्नशिप के ऑफर दिए गए, 28,000 बच्चों ने स्वीकार किया, 8,700 बच्चों ने इंटर्नशिप ज्वाइन की अक्रॉस कंपनीज और 95 को नौकरी मिली। हाँ राजीव जेटली, 20 लाख से 95 पर आ गए हम। नहीं, मैंने आप यही बोल रहा हूं। आप थोड़ा ये सवाल कोई पूछ दे तो वो एंटी नेशनल है। अच्छी जर्नलिस्ट है। नहीं, क्यों एंटी नेशनल है? वो बच्चे नौकरी कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं टीवी पे बैठ के कि आप कैसे सवाल पूछ रही हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। वो बच्चे देख रहे हैं आपको टीवी पे बैठ के। अरे भाई, इस देश के अंदर एक अर्नेस्ट एंड यंग का डेटा आया, E&Y का। उसने कहा इस देश में नौकरियों की कमी नहीं है, इस देश में स्किल की कमी। और स्किल डेवलपमेंट कौन लेकर के आया, आप सोचिए। स्टार्टअप्स कौन लेकर के आया, आप सोचिए। और स्टार्टअप्स के तहत आज हम दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं। हमारे जहां पर देश में जो स्टार्टअप शुरू हुए हैं ना, उसका बिड कौन लगा रहे हैं? अच्छा, नौकरी की कमी नहीं है इस देश में, स्किल की कमी है। जिसकी शुरुआत हमने की है। ठीक है।